नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 142 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं उद्देश्य। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने दो प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न इस चैप्टर से बनता है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। इस चैप्टर में इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर में एक इंट्रो दिया हुआ है, और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत बताइए। तो देखिए, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि कुछ चीज़ें सोच कर ही हम कुछ काम करते हैं, और उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हम इस रास्ते पर चलेंगे। जैसे कुछ लोगों का सिद्धांत होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना है। कुछ लोगों के मन में ये होती है कि हमें बेईमानी के रास्ते पर चलना है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेंगे, समाहित कर लेंगे, सामंजस्य बना लेंगे, तालमेल बिठा लेंगे। यानी कि हर एक व्यक्ति का अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और उसी तरीके को हम सिद्धांत कहते हैं कि हम इस रास्ते पर चलकर अपनी गोल को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जो हम उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो हमारा सिद्धांत है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में किन सिद्धांतों पर चलकर विभिन्न देशों के साथ संबंधों की स्थापना करता है। तो भारत की बात करें तो भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं वाला देश है। इसकी संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस वजह से भारत दुनिया में एक ऐसा देश बनता है जिसके समतुल्य कोई देश नहीं है। भारत एक आदित्य देशों में अपना स्थान रखता है। ऐसे में जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं, इसमें हमें दार्शनिकता के अनुभव दिखाई देते हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है वो शांति की राह पर बात करते हैं। पारस्परिक लाभ यानी कि अकेले अपने हित की बात नहीं करते हैं, बल्कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत की बात है कि दोनों का बराबर लाभ होना चाहिए, पूरे विश्व का सहयोग होना चाहिए, सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भारत की अगर हम बात करें, भारत अपनी विदेश नीति के सिद्धांत की बात करें, तो भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत है वो एक तरीके से पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने का है। इस भारत अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों में ये कभी नहीं रखता है कि वो खुद को सुपर पावर बना ले। वो ये चाहता है कि सबके साथ मिलजुल कर सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाए, सबको एक साथ लेकर चला जाए। जैसे कि भारतीय संदर्भ में एक कल्याण मंत्र कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जहाँ इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी शुभता के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ऐसा है भारत का सिद्धांत। ऐसी है भारत की फिलॉसफी, जो अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोच रही है। तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता की नीति। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन करना। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ थी अमेरिका की सुपर पावर पूंजीवादी महाशक्ति, तो वहीं दूसरी ओर था सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी। एक से मिलकर आपको प्राइवेट सेक्टर की ओर आगे बढ़ना था, जबकि दूसरे से मिलकर आपको गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाना था। पूंजीवादी ये डिमांड कर रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें कंपनियों के नियंत्रण में हो, व्यक्तियों के नियंत्रण में हो। साम्यवादी ये डिमांड कर रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें राज्य के नियंत्रण में हो, राज्य का हस्तक्षेप हो। ऐसे में अगर हम सोवियत संघ से संबंध स्थापित करते हैं तो हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को दांव पर लगा रहे हैं। अमेरिका से अगर हम साथ ले रहे हैं तो रूस जैसे मित्रों को खोने का डर है। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ऐसे में वो क्या करें, इसीलिए गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया गया। और गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये रखा गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करेंगे। यही भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत था। जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी थी कि पूरी दुनिया को हम एक नई थियोरी दे रहे हैं, एक नया सिद्धांत दे रहे हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शीत युद्ध का भयानक दृश्य था, ऐसे भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, आगे चलकर यूगोस्लाविया और घाना, ये पांचों देश मिलकर गुटनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण की बात करते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में सैनिक घेराबंदी चल रही थी। एक तरफ अमेरिका अपना ग्रुप बना रहा था, नेटो, सीटो, सेंटो। सोवियत संघ वार्सा ग्रुप बना रहा था। तो ऐसे ग्रुपों से कैसे दूर किया हो जाए और दोनों महाशक्तियों को नाराज भी ना किया जाए, इसके लिए भारत ने एक सिद्धांत अपनाया, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत।
गुटनिरपेक्षता की नीति के जो वास्तुकार थे वो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है एक स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा स्वयं को सैनिक गुटों से अलग रखना। इसका अर्थ है जहां तक संभव हो सके चीज़ों को हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही दृष्टिकोण को प्रभावित हो, आपको न्यूट्रल रहना होगा। सैन्य दृष्टिकोण से किसी चीज़ को नहीं देखना होगा, क्योंकि युद्ध तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। हालांकि कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ सकता है आपके पास, लेकिन फिर भी स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए। सभी देशों के साथ आपके मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। यानी कि किसी एक गुट में शामिल आते हो आप, तो दूसरे गुट को अपने आप ही आप अपना शत्रु बना लेते हो। तो ऐसे में आप अगर सबसे मित्रता रखना चाहते हो तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ना किसी का विरोध करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा किसी से मिठास घोलनी पड़ेगी। तो अपनी स्थापना काल से ही गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे कठिन दौर में, शीत युद्ध के दौर में, हमने अपना एक नया मुकाम हासिल करा। ये है भारत की विशेषता, ये है गुटनिरपेक्षता का महत्व। भारत की विदेश नीति का दूसरा बड़ा सिद्धांत था पंचशील का सिद्धांत। भारत ने पंचशील का जो सिद्धांत है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए किया था। तो देखो, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, सोवियत जैसे गुटबंदी से दूर रहने के लिए किया गया था। लेकिन जब हम पंचशील की बात करते हैं तो जो पड़ोसी देश हैं हमारे, इनके साथ इसकी बात की गई थी। भारत और चाइना के लिए 1954 में पंचशील समझौतों पर साइन भी हुए, जब चाइना के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई और भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चीनी प्रमुख चाउ एन लाई और भारतीय प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने पंचशील समझौतों पर साइन किए। तो ऐसा लगने लगा कि दोनों देशों के बीच में संबंध हमेशा के लिए सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे, संबंध हमेशा के लिए भाईचारे वाले हो जाएंगे। मन में प्रश्न उठ रहा होगा आपके कि पंचशील का अर्थ क्या है। तो पंचशील में 5 तत्व थे, इसलिए इसे नाम पंचशील दिया गया। पहला तत्व था एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे हम। कोई भी देश किसी पे बेमतलब का दबाव नहीं बनाएगा। क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे हम। एक दूसरे के प्रति कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे। इवन आंतरिक मामलों में भी एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक समानता पर आधारित संबंधों की स्थापना करेंगे। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करेंगे। ऐसा सिद्धांत था पंचशील का सिद्धांत। लेकिन वो चीन की नीति से बेखबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलकर उन्होंने तो अपनी तरफ से पंचशील के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन किया, लेकिन चीन ने पंचशील के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन नहीं किया, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी भारत का यही मानना है कि विश्व के सभी देशों को इन्हीं 5 सिद्धांतों पर चलना चाहिए। तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता बनी रहेगी, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनी रहेगी। भारत की विदेश नीति का जो 2 सिद्धांत है, बहुत तगड़े सिद्धांत है अब तक के। पहला सिद्धांत गुटनिरपेक्षता का और दूसरा पंचशील का। अब देखिए भारत की विदेश नीति में तीसरा सिद्धांत क्या है। भारत की विदेश नीति में तीसरा सिद्धांत यह है कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे और हम रंगभेद का विरोध करेंगे। ये हमारी विदेश नीति के अगले सिद्धांत हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की अगर बात की जाए तो इन तीनों का सामना भारत को करना पड़ा था। इसलिए भारत ये नहीं चाहता था कि विश्व में अब किसी और देश को ऐसे पीड़ित होना पड़े। इसलिए भारत उपनिवेशवाद का भी, साम्राज्यवाद का भी और रंगभेद का भी विरोध कर रहा है, और आज ये हमारी विदेश नीति का एक हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से हमने अफ्रीका में, एशिया में, लतीन अमेरिका के देशों में लगातार आवाज़ उठाई है, और वहाँ के जितनी भी पीड़ित जनता है उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए हमने जोरदार तरीके से दावेदारी की है। हम ये चाहते हैं कि हर देश ऐसा हो जो सुखी हो, समृद्ध हो, अकाल ना हो, भुखमरी ना हो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने लेकिन हमें यही सब चीज़ें दी। हमें ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों को यही चीज़ें विरासत में मिली। जो जो देश उपनिवेशवाद का शिकार रहे, अकाल और भुखमरी से लाखों लोग इन गुलाम देशों में मारे गए। दास प्रथा को फॉलो करवाया गया। रंग भेद, नस्ल भेद के नाम पर बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो भारत की जो ये कड़वी यादें थी, भारत चाहता था कि भविष्य में ऐसा विश्व हो जहां पर ये चीजें ना हो। जिस प्रकार से भारत की संपत्ति को लूटा गया, भारत की कृषि और शिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया, एक समृद्ध देश को गरीबी और अशिक्षा की ओर धकेल दिया गया, भारत ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया। महात्मा गांधी जी खुद, जिनको रंग भेद और नस्ल भेद की वजह से अपमानित होना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने आगे चलकर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से रंग भेद और नस्ल भेद जैसी समस्याओं को समाप्त करने की बात की। इसी वजह परिणाम स्वरूप भारत ने दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा चलाए गए आंदोलन को समर्थन किया। इवन इतना ही नहीं, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए, इसमें भी भारत ने अपना सपोर्ट किया। तो भारत अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध करता है।
चौथी बात यह है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में ये रखता है कि बल का प्रयोग नहीं होगा। कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम बातचीत के माध्यम से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था। इसी प्रकार से जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दोनों वर्ल्ड वॉर में भारत ने हमेशा ये कहा कि हमें शांति का रुख अपनाना चाहिए। इवन भारत के जो पाकिस्तान से युद्ध हुए, चीन से युद्ध हुए, वो भी एकदम से नहीं हो गए। शुरुआत में भारत ने शांति प्रस्ताव ही रखा, लेकिन अंत में बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि भारत के जो मूल्य हैं वो सत्याग्रह के हैं, वो अहिंसा के हैं, वो विश्व बंधुत्व के हैं। इसलिए भारत बल प्रयोग ना करने का तर्क देता रहा है। हालांकि भारत इस तर्क से बिल्कुल अनजान नहीं है। ऐसा मत समझना कि विवादों का उभरना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगा ही रहता है, क्योंकि जहाँ पर दो बर्तन होंगे तो आपस में टकराहट तो होगी ही। तो विश्व में जो इतने सारे देश हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न सभ्यताएं हैं, तो ऐसे में वर्चस्व की एक होड़ लगी रहती है। लेकिन भारत इस चीज़ पर बल देता है कि मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद होना तो एक स्वाभाविक सी घटना है, डेली रूटीन का एक हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विवादों के निपटान के लिए आप हिंसा और रक्तपात को रखें। इसलिए हमें हिंसा और रक्तपात से दूर रहकर एक विदेश नीति का निर्माण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता की बात रखनी होगी, बातचीत की बात रखनी होगी, न्यायोचित निर्णय लेने होंगे। इसीलिए तो भारत यूएनओ पर विश्वास करता है, यूएनओ में समर्थन करता है। और आगे यूएनओ की ही बात की गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एक और हो रहा था, तो पूरे विश्व की बड़े बड़े देश इसलिए चिंतित थे कि आगे भी अगर ऐसे युद्ध हुए तो मानवता का विनाश हो जाएगा। ऐसे में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो युद्धों को रोके। और सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के बाद यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कर दी गई। भारत उन दिनों उपनिवेशवाद का शिकार था, उपनिवेशी देश था। फिर भी भारत की बात इतनी बड़ी बात है कि उपनिवेश होते हुए भी भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की सदस्यता हासिल की। भारत का ये दृढ़ विश्वास था, भारत के अटूट विश्वास था भारत की विदेश नीति में, कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठनों की वकालत कर रहा है ताकि विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बच जाए। इवन कश्मीर मुद्दा जब भारत में हुआ, तो भारत चाहता था उसे अपने तरीके से सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी भारत ने यूएनओ में अपना समर्थन रखा, यूएनओ में अपना विश्वास रखा और कश्मीर समस्या को सुरक्षा परिषद के हवाले कर दिया। हालांकि ये भारत की एक रणनीतिक भूल थी और ये समस्या आज भी बड़े पैमाने पर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदल गए हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, भारत भी विश्व शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये चीज़ें समय समय पर प्रभावित होती रहती हैं। भारत की विदेश नीति का जो अगला सिद्धांत है वो है समानतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना। भारत ये कहता है कि देखिए, संबंध किस टाइप के होते हैं। कुछ संबंध द्विपक्षीय होते हैं, यानी कि जब दो देशों के बीच में रिलेशनशिप होगी तो द्विपक्षीय संबंध होंगे। कुछ संबंध बहुपक्षीय होते हैं, जिसमें बहुत सारे देश जुड़े होते हैं। तो भारत चाहता है जब द्विपक्षीय संबंध हो चाहे बहुपक्षीय संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समानता वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि संबंधों में एक देश दूसरे देश पर अपने निर्णय थोप रहा हो, एक देश दूसरे देश पर तानाशाही दिखा रहा हो। दोनों देशों को समान हित होना चाहिए, समान लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही प्रॉफिटेबल में हो। तो एक और, जहां एशिया की बात की जाए, अफ्रीकी देशों की बात की जाए, इन लोगों के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करता है भारत, कि यूएनओ जैसी जो संस्थाएं हैं, सुरक्षा परिषद जो उसका अंग है, इन संस्थाओं में इस प्रकार से सुधार हो कि एशिया अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को भी उचित आधार पर प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हो, ताकि छोटे छोटे देशों को भी आसानी से ऋण प्राप्त हो सके और वो भी विकास की राह में भाग सके। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, विदेश नीति में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि संबंध ना समानता आधारित होने चाहिए, एक पक्षीय नहीं होने चाहिए। इसके अलावा विश्व शांति में आस्था रखता है भारत। ये तो हमने चर्चा शुरू में ही कर ली कि भारत का ये अटूट विश्वास रहा है कि युद्ध और हिंसा कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ही का भारत हमेशा समर्थन करता रहा है। न सिर्फ गांधी जी की नीति में, बल्कि वर्तमान में भी भारत बातचीत के दौर से ही चलता है, क्योंकि युद्ध में जीत हो चाहे हारो, युद्ध का जो नुकसान होता है वो आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। तो ऐसे में युद्ध विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में इस खतरे की संभावना को खत्म करने के लिए भारत क्या चाहता है, भारत ये चाहता है कि सैनिक संघर्ष ना हो। इवन कोल्ड वॉर के दौरान भी उसने दोनों महाशक्तियों को इस चीज़ के लिए रखा और गुटनिरपेक्षता की स्थापना करी। वर्तमान में भी भारत चाहे इराक सीरिया के संघर्ष हो, अमेरिका को लेकर स्थिति हो, या जल के लिए जो तीसरा विश्व युद्ध की जैसी समस्याएं हैं, इन सबको भारत ये मानता है कि जब तक हल नहीं हो सकते, जब तक इन्हें आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया नहीं जाएगा। आज देख लीजिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, युद्ध के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या? सॉल्यूशन नहीं है। अगर बातचीत से सुलझाया जाए तो शायद हो सकता है। लेकिन बात यह है कि विश्व में भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं, विश्व के सभी देश अगर उसे फॉलो करें तो शायद एक अच्छे विश्व की कल्पना हम कर सकते हैं।
इसके अलावा भारत विवाद निपटारे के द्विपक्षीय ढांचे की बढ़ावा देता है। जैसे भारत पाकिस्तान के जो विवाद हैं, इन विवादों को दोनों देश बैठकर अगर हल करें तो शायद सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि तीसरा देश तो चिल्ली करेगा। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता भी हुआ। शिमला समझौते में डिमांड रही कि विवादों को शांतिपूर्वक रूप से हल किया जाए, लेकिन बाहरी ताकतें प्रभावित करती रहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सपोर्ट में रखा और वो खुद ही चाहता था कि विवाद बने रहें। लेकिन भारत हमेशा द्विपक्षीय निपटारे को ही बढ़ावा देता है कि विवाद निपटारे के लिए द्विपक्षीय ढांचा होना चाहिए, जिनके बीच में विवाद है वो बैठकर उसे सॉल्व करें। इसके अलावा भारत निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। निरस्त्रीकरण का मतलब यह है कि परमाणुविक जो हथियार हैं, मानव विनाश के जो हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, गैसीय हथियार हैं, इन सब का निर्माण होना ही नहीं चाहिए। शीत युद्ध जब अपने चरम पर था तो बड़े पैमाने पर दोनों महाशक्तियां हथियारों का निर्माण कर रही थीं। एक से बढ़कर एक परमाणु हथियार, एक से बढ़कर एक रासायनिक हथियार, एक से बढ़कर एक जैविक अधिकार, माफ कीजिएगा जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स का निर्माण किया गया। लेकिन भारत ने कभी भी इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर जोर नहीं दिया। इवन भारत ने परमाणु परीक्षण भी नहीं करता अगर चाइना पे परमाणु बम नहीं होता तो। निरस्त्रीकरण के लिए जितनी संधियां हुई वो भेदभावपूर्ण थी, इसलिए भारत ने उन संधियों पर भी साइन नहीं किए। भारत ने शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अपने यहाँ पर परमाणु बमों का आविष्कार किया, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी, वरना भारत ने शुरुआत में शांतिपूर्वक तरीके से परमाणु हथियार के विरोध में ही आंदोलन किया। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 7-8 सिद्धांतों की हेडिंग बना के 4-4 5-5 लाइन इनके बारे में लिख देनी है। चीज़ें बहुत ईजी हो सकती हैं अगर आप चीज़ें ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर आप कल के लिए छोड़ रहे हैं तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। पिछले चैप्टर के लेक्चर नहीं सुने हैं तो जरूर उन्हें भी सुनिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो, वैसे तो भारत की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे, लेकिन हमारी किताब में कुछ और भी बताए गए हैं। देखो, पहला उद्देश्य हमारा ये था कि हम देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि हम अपने निर्णय स्वयं लें, ऐसा ना हो कि हम किसी से संबंध बनाए तो वो हमारे निर्णय लेने लग जाए। तीसरी बात यह है कि हमारा आर्थिक विकास तेज गति से हो। तो भारत की विदेश नीति का पहला उद्देश्य यही है, राष्ट्र हितों से बढ़कर कोई नहीं होगा। यानी कि हम ऐसे किसी भी रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देंगे जो हमारे देश के हितों को नुकसान पहुंचाए। तो देश के राष्ट्र हितों की सुरक्षा करना, इसको बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति के केंद्र में रहा है। ये देश के हित के लिए, देश के लाभ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें देश की लगभग हर चीज़ शामिल होगी, चाहे वो देश की रक्षा की बात क्यों ना हो, सीमा सुरक्षा की ही बात क्यों ना हो। तो भारत इसके लिए द्विपक्षीय संबंध भी बनाता है, बहुपक्षीय संबंध भी बनाता है, ताकि उसके राष्ट्र हित को संवर्धन हो। भारत बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी दोनों प्रकार के जितने खतरे होते हैं, उन खतरों से देश की सुरक्षा के लिए अपनी नीतियां बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे फॉलो करवाने के लिए भी अपना योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना योगदान देना, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भारत की विदेश नीति के कुछ स्थायी तत्व हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ ये है कि राष्ट्र हितों को बढ़ावा देना है, राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालना है। दूसरा, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य ये होता है कि जब भी हम किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भले ही आज का जो विश्व है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, आज का जो विश्व है, आज की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो एक जंगल की तरह है जहाँ शक्तिशाली देश छोटे छोटे देशों को खा जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी ऐसे ही था। अमेरिका और सोवियत रूस पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने ना विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता इसीलिए अपनाई ताकि वो निर्णय स्वयं ले सके, वो निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। ऐसा ना हो वो किसी का पिछलग्गू बन जाए और फिर वो उसके निर्णय ले और वो फिर से गुलाम बन जाए। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत की विदेश नीति को ये श्रेय दिया जाता है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को अपनी बात मनवाने के लिए भारत को कंट्रोल करे, भारत को डरा सके। ये भारत की आज छवि बन चुकी है पूरे विश्व में कि भारत को आप छल से तो जीत सकते हो, लेकिन बल से जीतना भारत के लिए बहुत मुश्किल है। विदेश नीति के आर्थिक मुद्दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी चीज़ें तो चाहे आज बदल गई हों, चाहे आज राष्ट्र हित को एक बार दरकिनार कर दिया जा रहा हो, चाहे आज एक बार निर्णय लेने की क्षमता हमारी बेकार हो रही हो, लेकिन ना आर्थिक उद्देश्य आज भी उतना महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी के समय था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ थीं कि लाखों लोगों के लिए किस प्रकार से खाने का इंतजाम किया जाए,
दूसरी ओर ये था कि देश में टेक्नोलॉजी का विकास कैसे किया जाए, पूंजी का विकास किया कैसे जाए, देश के तेज गति से विकास कैसे लिया जाए, देश को समृद्धि के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसी आर्थिक स्तर पर दोहरी चुनौतियों से भारत गिरा था, क्योंकि उस समय बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा था, हमारे देशी उद्योग थे ही नहीं, ब्रिटिश ने सारी की सारी व्यवस्था को शोषणकारी कर रखा था, कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी। तो ऐसे में हम देश का विकास कैसे करें? तो ऐसे में देश का विकास जो था वो चुनौतीपूर्ण कार्य था, और भारत इसके लिए बड़े पैमाने पर अपनी विदेश नीति पर निर्भर था। कई बार उसने अमेरिका से मदद मांगी। हरित क्रांति जो हुई भारत में वो अमेरिकी मदद से हुई। तो ऐसे में भारत ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई बार अपने सिद्धांतों को दरकिनार किया। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत की वर्तमान में ये तो तीन प्रमुख उद्देश्य रहे हैं भारत की विदेश नीति के। पारंपरिक उद्देश्य अगर पूछे भारत के पारंपरिक उद्देश्य बताओ तो तीन रहे हैं: तेज गति से आर्थिक विकास, निर्णय लेने की क्षमता बनी रहे हमारी, और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा मिले। लेकिन समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। आज भारत की विदेश नीति में और भी कुछ उद्देश्य जुड़ चुके हैं। जैसे आज भारत विश्व स्तर पर आतंकवाद के विरोध में बोलता है। आज भारत पूरे विश्व में आतंकवादी विरोधी ढांचा स्थापित करना चाहता है। उसका रीज़न ये है कि भारत पर कई बार आतंकवादी अटैक हुए हैं, और भारत कई बार इन आतंकवादी जो हमले हैं ये भारत की कड़वी यादें बन चुकी हैं। 2001 में जहां भारतीय संसद पर भी हमला हुआ। ऐसे में आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे कोई देश अकेला नहीं निपट सकता। आज ये विश्व की चुनौती बन चुकी है। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में इसे एक प्रमुख मुद्दा बना लिया है। भारत की मांग तीन तरीके की चुनौतियों पर टिकी हुई है। पहली चुनौती यह है कि भारत ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है, ताकि हर एक देश आतंकवाद के विरोध में हो जाए, आतंकवाद को एक चुनौती माने, और पूरे विश्व के स्तर पर आतंकवाद के लिए लड़ाई की जाए। इसलिए भारत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं उसमें आतंकवाद को एक गंभीर मुद्दा बनाता है। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रस्तावित करना चाहता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को किसी प्रकार की सहायता ना दी जाए, चाहे वो भौतिक सहायता हो, चाहे वित्तीय सहायता हो, चाहे नैतिक समर्थन हो। और अंत में भारत आतंकवाद को खात्मा करने के मकसद से सभी देशों से ये चाहता है कि सभी देश अपने अपने लोगों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठी करें और उसे साझा करें, ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस देश में आतंकवादी सबसे ज़्यादा हैं और फिर उन्हें किस प्रकार से मारा जाए। तो इस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद का विरोध किया है। इसके अलावा आज पर्यावरण हर देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पर्यावरण भी एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना किसी देश के अकेले बस की बात नहीं है। आज बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन परत में क्षय हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं, विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की समस्या पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी, खासतौर पर जो अल्पविकसित देश हैं, एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, इन्हें और भी ज़्यादा। तो ऐसे में पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए आए दिन यूएनओ के लिए मीटिंग होती रहती है। इन मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो भारत भी अपनी विदेश नीति में पर्यावरण संरक्षण पर बात करता रहता है। आज आप देख लीजिए, चाहे G20 मीटिंग हो, चाहे यूएनओ में मीटिंग हो, चाहे कितनी भी संस्थाओं की मीटिंग हो, उसमें भारत की दो बातें कॉमन रहती हैं। एक वो आतंकवाद का विरोध करता है और एक पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात करता है। भारत का जो सिद्धांत है वो समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यानी कि भारत ये कहता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोगों को इक्वल जिम्मेदारी अपनानी चाहिए, लेकिन जिन देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा दूषित किया है, विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा दूषित किया, तो वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। पर्यावरण को बचाने की दलीलें हमेशा से भारत चाहता है कि बाधित ना हो, और इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मांगता रहता है विभिन्न विभिन्न मंचों से। इसके अलावा भारत के जो अगली उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में ऐसी टेक्नोलॉजी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी को समान रूप से बांटी जाए। ऐसा ना हो कि इसमें भेदभाव किया जाए, क्योंकि कई बार ना अमेरिका जैसे जो देश हैं, जापान जैसे जो देश हैं, रशिया, जर्मनी, इटली जो जैसे देश हैं, ये जो तकनीकीकरण चल रहा है इसमें भेदभाव कर रहे हैं। कुछ देशों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, जबकि बहुत सारे देशों को तकनीक नहीं दी जा रही है। आज भी पेटेंट का युग चल रहा है। तो ऐसे में भारत का जो रवैया रहा है इस तरफ बहुत ज़्यादा अड़ियल रहा है। जैसे कि 1968 की बात है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक संधि करी, एनपीटी। इस संधि में तय तय किया गया, न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड ट्रीटीज की फुल फॉर्म थी, कि इस संधि में तय किया गया कि जिन्होंने परमाणु बम बना लिया, अब आगे कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। भारत ने इस संधि का विरोध किया। उन्होंने कहा ये तो भेदभावपूर्ण है, ऐसे में तो ये पांचों देश ना पावरफुल हो जाएंगे और बाकी देश तो हमेशा इनके ऊपर निर्भर रहेंगे, ये तो पांचों देश किसी को भी डरा देंगे परमाणु बमों पे। तो भारत ने कहा हम नहीं कर रहे साइन एनपीटी पे। इसलिए भारत ने एलपीटी, पीटीबीटी, सीटीबीटी इन सभी परमाणु संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण थी। और भारत एक ऐसी व्यवस्था चाहता था जो गैर भेदभाव हो। या तो फिर सारे परमाणु बम खत्म कर दो, या फिर सबके लिए परमाणु बम बनाने का विकल्प छोड़ो। इसी के तहत भारत ने 74 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, 1998 में फिर से परमाणु परीक्षण किया। तो भारत के सामने ये समस्या रही है कि यूएनओ में जो चीन है ना, उसे वीटो पावर मिली हुई है, और वो पता क्या करता है, इस चीज़ का दुरुपयोग करता है। वो प्रौद्योगिकी का जो ट्रांसफर है वो कुछ देशों तक ही सीमित कर देता है। ऐसे में भारत को ना चाइना से बड़ी समस्या रहती है बस।
आगे भारत की विदेश नीति का अगला उद्देश्य जो है वो डायस्पोरा और सॉफ्टवेयर। देखो डायस्पोरा का मतलब ये है कि भारत के बहुत सारे लोग विश्व के भिन्न भिन्न देशों में काम करने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। इन्हें प्रवासी कहा जाता है। ऐसे में जो प्रवासी हैं इनकी सुरक्षा के लिए भारत अपनी विदेश नीति में सबसे आगे रहता है। जैसा कि रूस यूक्रेन के मध्य संकट जब हुआ तो वहाँ से बहुत सारे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया भारत में। तो पिछले कुछ वर्षों से भारत इस चीज़ में प्रयास रहता है कि दुनिया भर में जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उन सबको एकजुट किया जाए और उनके विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर विदेश नीति का एक खास हिस्सा रहा है। जितने भी भारतीय प्रवासी हैं उन्हें अपने देश के बारे में भी जानना चाहिए, उन्हें अपने देश के बारे में अवेयर रहना चाहिए, देश के लिए योगदान के लिए उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए। उन्हें ये ना रहना हो कि हम बाहर रहते हैं तो हमें अपने देश से कोई मतलब नहीं, ऐसा ना हो। इसलिए भारत प्रवासी सम्मेलन मनाता है हर साल 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इस दिन वापस आए थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व शांति दिवस, इस प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं ताकि पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता रहे। तो बदलते समय में भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं? तो आतंकवाद का विरोध करना, पर्यावरण के प्रति पूरे विश्व का समर्थन हासिल करना, टेक्नोलॉजी जो है उसमें भेदभावपूर्ण रवैया ना हो और प्रवासी भारतीय जो हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये भारतीय विदेश नीति के आगे के 4 उद्देश्य हैं। जबकि परंपरागत उद्देश्य ये थे कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर हमारी जो है वो बनी रहे, राष्ट्र हित बने रहे और आर्थिक विकास तेज गति से होता रहे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक भी करें। देखो भाई ये सब ना कहने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पढ़ा रहा हो, अगर चीज़ समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक करने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना कहने वाली बात ही नहीं होती, ये खुद हमारी ना मोरल एथिक्स होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आगे चैप्टर का सारांश दिया है, चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।